देखो, कल हम लोगों ने जो मार्किंग की थी वो बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री वाले पार्ट की कर ली थी। अब इसमें नैनो केमिस्ट्री वाला पार्ट आपका बचता है जो कि 16.5 से शुरू हो रहा है। तो बस वहीं से हम लोगों को अभी मार्किंग आगे कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो नैनो केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में खैर उतना तुमको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको तुम इग्नोर कर सकते हो। बट उस इंट्रोडक्शन में जो ये वर्ड है नैनो साइंस, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पीछे आपको टेक्स्ट बुक में भी मार्क करी हुई मिलेगी, तो ये आपको मार्क करना है नैनो साइंस। तो यहाँ से उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको डिफ़ाइन करके मिलेगा, दैट विल बी डिफाइन नैनो साइंस। ठीक है, ये आज के क्लास की हम लोगों की क्या हो गई, पहली मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब देखो, ये जो डायग्राम है 345 पेज नंबर पर, वैसे कोविड सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों डायग्राम डिलीटेड है ना, ये दोनों डायग्राम डिलीटेड है। अगर मान लेते हैं तुम कोविड पीरियड के नहीं भी हो और मान लेते हैं, तो ये डायग्राम से भाई कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बताओ। तो बेसिकली ये जो आप लोगों के पास पहला डायग्राम है फिगर 16.1, इससे आपको देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास एक एंटीबॉडी है, वायरस है और बैक्टीरिया है और एक कैंसर का सेल है। इन चारों के साइज़ का कंपैरिजन करिए, बस कंपैरिजन और साइज़। अगर कोविड वाले सिलेबस में नहीं हो तो ठीक है, बराबर अगर नहीं हो तो, अगर कोविड वाले सिलेबस में हो तो इस क्वेश्चन को या इस चीज़ को मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो बाकी चीज़ों का भी कंपैरिजन पूछा जा सकता है, बट कैसा है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में बीमार पड़ते रहते हैं, हम ये वर्ड बायोलॉजी में सुनते रहते हैं, एंटीबॉडीज़, वायरस, बैक्टीरिया, कैंसर सेल, तो इसीलिए मैंने इनका कंपैरिजन किया है। अदरवाइज़ ये डायग्राम कभी ड्रॉ करने को तो नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई इससे कुछ पूछ सकता है तो कंपैरिजन पूछ सकता है। ठीक है, कि वायरस बड़ा होता है कि बैक्टीरिया बड़ा होता है, कि एंटीबॉडी बड़ी होती है कि बैक्टीरिया बड़ा होता है, इस तरीके का सवाल। खैर, जो ये आपका नेक्स्ट वाला चार्ट है, इस नेक्स्ट वाले चार्ट में भी आपको बहुत कुछ दिया हुआ है कि जो एक इंसान का बाल होता है उसकी विड्थ इतनी होती है, डीएनए का इतना होता है, आरबीसी का इतना होता है ना, वगैरह वगैरह, ये सारी आपको बातचीत दी हुई है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये चीज़ डिलीटेड है तो ये तो पूछी नहीं जाएगी, बट अगर ये डिलीटेड नहीं होता मैडम तो तब आपका क्या कहना था। तब देखो, इससे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से आपको ये पूछा जा सकता है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर है, 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर है, 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर है, इस तरीके से कन्वर्जन्स बस। तो जो कि आप 11th क्लास में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर नामक आप एक चैप्टर पढ़ते हो, उस वक्त भी आपको ये कन्वर्जन सिखाए जाते हैं। आप डायरेक्टली वहाँ से याद कर सकते हो, इस चार्ट को इतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इसको याद रखना कि ह्यूमन हेयर में, रेड ब्लड सेल्स में और डीएनए में इनका आपको कंपैरिजन पूछ सकता है, अगर आप कोविड वाले सिलेबस के अगर नहीं हो तो। अदरवाइज़ यू कैन इग्नोर इट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बी पार्ट में आ जाता है, जैसे ऊपर हमने किसका डिफ़ाइन किया था, पढ़ो, नैनो साइंस का। यहाँ पे आपको किसका डिफ़ाइन करना है, नैनो टेक्नोलॉजी का। तो ये बन गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक की मार्किंग नैनो टेक्नोलॉजी की डिफ़ाइन। ठीक है, और उसके अलावा ये चीज़ तुमको याद रखनी है, ये एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर है। तो इसको आज की अपनी मार्किंग में क्या करके रखना, नोट्स नंबर 1 में मार्क करके रखना। अच्छा, अब उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये भी पूछा जा सकता है, डिफाइन नैनोमीटर। अब देखो, ये सबको पता होता है ना। अच्छा, मैंने नमो लिख दिया था, खैर ये सबको पता हुआ रहता है कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। बट इसका डिफ़ाइन हम कैसे करेंगे, तो इसका डिफ़ाइन ऐसे करना, ये जो मैं ब्लू कलर की मार्किंग कर रही हूँ ना, वो कि 1 नैनोमीटर इज़ 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, और उसके बाद ये चीज़ लिख देना, ख़त्म। यही आंसर है आपके किस चीज़ का, नैनोमीटर का। तो वी आर डन, यहाँ तक हम लोगों का हो गया। ठीक है, अच्छा,
और उसके बाद रुको, ठीक है, नेक्स्ट है नैनो मटेरियल की डेफिनेशन। तो अब यहाँ पर, ठीक है, नैनो मटेरियल की डेफिनेशन आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगी। सो दिस विल बी अ क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट विल बी डिफाइन नैनोमीटर, ये सॉरी नैनो मटेरियल, तो ये इसको डिफाइन कर लेना। और उसके अलावा ठीक है, उसके बाद आपको नैनो स्केल सिस्टम पे ज़ीरो डायमेंशनल मतलब क्या होता है, वन डायमेंशनल मतलब क्या होता है, टू डायमेंशनल क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो इनडायरेक्टली ये तो देखो टेक्स्ट बुक वाले ने ही आपको क्वेश्चन बना कर दे दिया। सो ये बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। और इसका तुम लोगों को क्या दिया हुआ है नीचे, एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं और ये नीचे इसकी डिफाइन दी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद वन डायमेंशनल का एग्जाम्पल दिया हुआ है और फिर उसकी डिफाइन दी हुई है। तो ये उस क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन अलग से 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। डिफाइन ज़ीरो डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर, डिफाइन टू डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर, डिफाइन क्या कहते हैं वन डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर। तो डिफाइन वो आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी पूछ लेगा। कल को एग्जाम्पल पूछ लेगा, गिव एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर। कल को हो सकता है एमसीक्यू दे देगा, एमसीक्यू में तुमको वो पूछ लेगा कि बताओ करके ये जो फलाना आप लोगों के पास है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल वन डायमेंशनल में आता है कि टू डायमेंशनल में आता है कि थ्री डायमेंशनल में आता है, वो ये पूछ लेगा आप लोगों से, है ना। इस तरीके की चीज़ें वो आपके साथ कर सकता है। तो ये जो एंटायर पैराग्राफ है, ठीक है, ये एंटायर पैराग्राफ आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूरा का पूरा पैराग्राफ आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से आना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। और बाद में ये चार्ट आपको दिया हुआ है। इस चार्ट में आपको नैनो मटेरियल के डायमेंशंस दिए हैं, मतलब 100 नैनोमीटर से कम वाले, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा वाले टू डायमेंशन में, और वन डायमेंशन में 100 नैनोमीटर से कम वाले। इस तरीके से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल्स याद करने हैं। तो इस पर्टिकुलर चार्ट को, सिर्फ ये 2 कॉलम आपके काम के, वो तीसरा कॉलम आपके कोई काम का नहीं है। इसको नोट्स नंबर, ठीक है, बराबर आपको 3 में डाल देना है। डन। तो ये हो गया नोट्स नंबर 3। इससे कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद नैनो केमिस्ट्री का डेफिनेशन है। देखो एक डेफिनेशन है नैनो साइंस की और एक डेफिनेशन है नैनो केमिस्ट्री की, ठीक है। तो इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखना इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस लिखना, विच डील्स विथ, विच के बाद यहाँ से कंटिन्यू करना, विच डील्स विथ डिज़ाइनिंग, ठीक है, डील्स विथ डिज़ाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ नैनो स्केल विथ डिफरेंट साइज एंड शेप, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इनटू फंक्शनल आर्किटेक्चर। ये बनेगा आपकी नैनो केमिस्ट्री का डिफाइन। ध्यान रखना इस पर्टिकुलर सेक्शन के डिफाइन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कठिन है। नैनो साइंस, नैनो केमिस्ट्री, नैनो मटेरियल काफ़ी कंफ्यूज होता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से रट्टा मारना, ठीक है। पेपर में डायरेक्ट 3 to 4 मार्क का सवाल आ जाएगा। 3 डिफाइन दे देगा, नैनो साइंस, नैनो मटेरियल, नैनोमीटर, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो केमिस्ट्री, कुछ भी। और अब कन्फ्यूज़ हो जाओगे चारों डिफाइन को लिखने में कि अरे यार ये तो चारों डिफाइन दे दिया उसने एक साथ, कि किस में क्या आता था, किस में क्या आता था, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसीलिए इसका डिफाइन ना बहुत अच्छे से लिखना, याद करना, ठीक है। अच्छा, क्योंकि बहुत दुख होगा कि अगर 4 मार्क का कोई क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से और वो 4 मार्क का क्वेश्चन मान लेते यही आ गया फिर, और कन्फ्यूजन का गोला आपने छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो अच्छे से पढ़ना। अच्छा, उसके अलावा ये डू यू नो फैक्ट्स तो जैसे कि तुम जानते हो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, बट पढ़ सकते हो कि जो हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं उसमें जिंक ऑक्साइड होता है, टिटेनियम ऑक्साइड होता है, ये हमारी स्किन को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करते हैं, बट ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, इसलिए ऐसी कोई सनस्क्रीन नहीं खरीदनी चाहिए जिसमें ये दोनों मौजूद हो, ठीक है।
जब भी सनस्क्रीन खरीदो उसके पीछे आप पढ़ ज़रूर लेना कि ये वाली चीज़ आपके कहीं सनस्क्रीन में तो नहीं है, और अगर नहीं है तो ही लेना, अदरवाइज़ नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स ऐसे होते हैं जिसमें केमिकल्स डाल देता है, बताओ, केमिकल डाल के दे देता है, तो वो केमिकल आपके लिए अच्छा नहीं होता। इंटरनेट माय फ्रेंड, ये भी आपके कोई काम का नहीं है, सो प्लीज़ इग्नोर। अब बात ऐसी है कि मैडम आखिर नैनो केमिस्ट्री को पढ़ने की नीड क्या पड़ी? अच्छी खासी तो हमारी दुनिया चल रही थी लार्ज स्केल पर, क्यों नैनो केमिस्ट्री? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं नैनो पार्टिकल के, तो आपको देखो क्वेश्चन 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है कि राइट 3 या 4 या 2 या 1 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नैनो पार्टिकल। तो अपन एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि कितने कितने हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं नैनो पार्टिकल्स के। पहला है एक तो कलर, दूसरा है सरफेस एरिया, ठीक है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कैटालिटिक एक्टिविटी, और चौथा फीचर है उसका थर्मल प्रॉपर्टीज़, उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट, और उसका पांचवा फीचर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, उसका छठवां फीचर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यानी कि टोटल नैनो पार्टिकल्स जो बनेंगे उनके टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। उनमें से कोविड की वजह से 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो ऑलरेडी डिलीट कर दिए गए। थर्मल प्रॉपर्टीज़ का डिलीट कर दिया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का डिलीट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा आपके पास एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, बराबर, ओके। अच्छा, मतलब वो भी डिलीट कर दिया। तो जो कोविड वाले हैं उनको तो खैर ये वाली चीज़ नहीं करनी है। ऑब्वियस है कि आप लोगों का जो बचे हुए 3 हैं, ठीक है, आप लोगों का वही आपको याद करने हैं, बराबर, वही आपको याद करने हैं, डन। अच्छा, तो अभी जो लोग कोविड के नहीं है मान के चलते हैं, कोई फ्यूचर में ऐसा होता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें मुझे मार्किंग करा के देने की नीड है। ये तो डायरेक्टली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ से कोई भी याद कर लेगा, और थर्मल प्रॉपर्टीज़ इतने छोटे छोटे हैं, बल्कि इसको भी तुमने डिलीट करवा दिया सिलेबस से, बल्कि तुमने तो नहीं करवाया है, ये भी उसमें शर्मनाक बात है। क्या मतलब था इसको डिलीट करके? खैर, इसमें आ जाओ, कलर पर आ जाते हैं। तो अब आ जाते हैं फटाफट कलर पर। तो देखो, ये एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जिस गोल्ड को आप, लॉजिक तो नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिस गोल्ड को आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते आ रहे हैं, है ना, कैसा दिखता है सब लोग जानते हैं। अगर आप उस गोल्ड के पार्टिकल्स के एकदम एकदम नैनो स्केल पर अगर आप उसके टुकड़े कर दोगे, ठीक है, तो नैनो स्केल पे वो गोल्ड आपको गोल्ड नहीं दिखेगा। वो देखो कुछ इस तरीके का रेड कलर का दिखेगा, और फिर थोड़ा सा पिंकिश कलर का हो जाएगा। तो यानी कि जब हम नैनो स्केल पर जाते हैं, तो नैनो स्केल पर जाने पर कलर किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो जाती है। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है गोल्ड का, इसीलिए मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, ये मैंने इससे पहले भी कई बार बताई है कि जब हम किसी भी चीज़ को छोटे 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 पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, तो छोटे 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 पार्टिकल्स में ब्रेक करने से उसका टोटल एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं आता है ना, बट एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। मैं समझाती हूँ कैसे होता है, देखो। अच्छा, मान के चलिए आपके पास ये एक पेंसिल है। अगर मैं कहूँगी कि इसमें किस किस चीज़ को आप एरिया कहते हो, तो आप बोलोगे मैडम इस पेंसिल में टोटल 3 प्रकार के एरियाज़ हैं। कौन कौन से? देखो, एक ये वाला डॉट, एक ये वाला डॉट, बराबर, और एक है आपका ये वाला डॉट। ये टोटल 3 एरियाज़ हो गए। इससे एग्री करते हो? इस पेंसिल को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, राइट, एक ऐसा तोड़ दिया और मान लेते हैं मैंने एक ऐसा तोड़ दिया, तो उसकी लेंथ में कोई चेंज आएगा? ऑब्वियसली मैडम, जो 2 नए टुकड़े बनेंगे उनकी लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप उन पेंसिलों को वापस जोड़ोगे तो लेंथ उतनी की उतनी रहेगी जितनी ओरिजिनली थी। वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? ऑब्वियसली मैडम, पहले के कंपेयर में वॉल्यूम आधा हो जाएगा, बट अगर आप टोटल वॉल्यूम निकालोगे तो टोटल वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, बट एरिया पे अब फ़र्क पड़ जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा? एक देखो ये वाला, मैडम ये तो पहले भी था ना, मैडम ये वाला भी पहले भी था ना, ठीक है। अब एक ये वाला, मैम ये तो पहले भी था, देखो ना, इसी चीज़ को तो ये वाला कहती हैं आप। ये वाला मैडम ये भी तो पहले ही था, ठीक है, मैं एग्री करती हूँ, बट 2 नए एरियाज़ ऐड हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला।
जब तक पेंसिल जुड़ी हुई थी ये दोनों एरियाज ऊपर वाले फिगर में इंक्लूडेड नहीं थे, ये वाले दोनों ऊपर वाले फिगर में इंक्लूडेड नहीं थे। क्या ये समझ रहे हो? ऊपर वाली चीज़ें ऊपर वाले फिगर में इंक्लूडेड नहीं थी। सो जब भी आप किसी चीज़ के स्मॉल पार्टिकल्स करते हो तो ध्यान रखना जो टोटल वॉल्यूम रहता है, टोटल वॉल्यूम, वो टोटल वॉल्यूम मतलब अगर सारे टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो जो वॉल्यूम बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। टोटल वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा पॉइंट ऐसा है कि एक स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज हो सकता है कि अरे मैडम टोटल वॉल्यूम पे क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, अरे मैडम एरिया पे क्यों फ़र्क पड़ता है। तो इसको थोड़ा नोट डाउन करके रखना, ठीक है। लेकिन जो एरिया है वो एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, बराबर। तो जैसा कि हम इससे पहले भी बातचीत कर चुके हैं, ठीक है, इससे पहले भी जैसे हम लोगों की बातचीत हो चुकी है, क्या वो ये कि मैडम जब भी किसी चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उसको रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलती है, और जब उसको रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलती है तो रिएक्शन जल्दी जल्दी कर लेता है, और जब वो रिएक्शन जल्दी 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 कर लेता है तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो इसीलिए नैनो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि नैनो केमिस्ट्री आप लोगों को अलाउ करती है स्मॉलर सरफेस एरिया तक पहुंच पाना, है ना, बराबर। वो आपको अलाउ करती है कि आप उस छोटे छोटे साइज तक पहुंच पाओ ताकि सरफेस एरिया को आप क्या कर सको, मैक्सिमाइज कर सको। इसीलिए नैनो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट है इसको अपने नोट्स में लिख लेना। नोट्स नंबर 5 में क्या लिखेंगे, उसमें ये लिखना, इन नैनो पार्टिकल्स इफ वी do their small pieces then total volume remains same but the collective surface area increases। ठीक है, ये आप लिख देना। खैर इसकी आंसर मार्किंग कैसे करेंगे वो मैं टारगेट से करवाऊंगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक में उतना क्लियरली है नहीं, ये तो मैंने ऐसे समझाया है तुमको, है ना। खैर कैटालिटिक एक्टिविटी, ये तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि जितनी ज़्यादा सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, जिन्होंने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है ना, ध्यान रखना, कैटलिस्ट की एक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। कैटलिस्ट उतनी जल्दी एक्ट कर पाता है जितना छोटा साइज़ होता है, ओके, अच्छा। और उसके अलावा तो इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है ये ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, तो इसको नोट्स नंबर 6 में लिख लेना। और इसका रीज़न मैं बता देती हूँ कि नैनो पार्टिकल से कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो साइज़ होता है, बराबर, साइज़ आप लोगों का क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। साइज़ स्मॉल होने की वजह से एरिया क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज़ हो जाता है, और एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से ज़्यादा पार्टिकल्स एक्ट कर पाते हैं वगैरह वगैरह, इसलिए कैटालिटिक एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। खैर और उसके अलावा देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि गोल्ड जो होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि काफ़ी नोबल एलिमेंट है ना, तो वो रिएक्ट नहीं करता है, बराबर। लेकिन अगर आप गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स लेकर आते हैं तो बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं वो अलग अलग रिएक्शंस के, तो ये भी एक ट्रू फॉल्स में यूज़ किया जा सकता है। असर्शन रीजनिंग इससे पूछी जा सकती है, बोलो क्या, कि आप लोगों का जो गोल्ड है इज़ कैनॉट बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन अ बल्क फॉर्म, और उसका रीज़न दे सकता है कि गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स आर वेरी गुड कैटलिस्ट फॉर वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो ध्यान रखना, ओके, ठीक है। और उसके अलावा थर्मल प्रॉपर्टीज़ और ये सब तो कैंसिल आउट हो गया है, और लेट से अगर कैंसिल आउट नहीं भी हुआ होता तो आपको ये जितना छोटा पैराग्राफ है कि इसको रटने में कोई इश्यू नहीं आएगा। इससे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे मैं अभी टारगेट से इसकी मार्किंग करा के दूंगी, ठीक है। खैर अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल, आखिर नैनो मटेरियल सिंथेसाइज यानी कि बनाए कैसे जाते हैं। खैर तुम्हें एक्चुअली नहीं घुसना है ना, और एक्चुअली घुसकर तुमको ये हरकत नहीं करनी है कि कैसे नैनो पार्टिकल बनते हैं बताओ तो ज़रा। आपको बेसिकली क्या करना है, फटाफट आगे बढ़ना है, जितना आपको थ्योरी दिया है बस। तो अलग अलग प्रोसेसेस दी हैं, ठीक है। तो पहली प्रोसेस का नाम है बॉटम अप एंड टॉप डाउन, ठीक है। बॉटम अप टॉप डाउन ये आपकी पहली वाली प्रोसेस है,
ठीक है, ये कैसी आपकी पहली प्रोसेस है, ध्यान रखना ये कैसी प्रोसेस है, पहली। नाम सुनने में अजीब लगता है बट है, ये सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल की ये पहली प्रोसेस है। ठीक है, नैनो मटेरियल को सिंथेसाइज करने के दो अप्रोचेस होते हैं, एक होता है वेट केमिकल सिंथेसिस और एक होता है बॉटम अप एंड टॉप डाउन सिंथेसिस। तो ये जो पहला वाला है वो बॉटम अप वाला है, ओके, और ये बॉटम अप का डायग्राम है। कल को हो सकता है पेपर में डायरेक्टली बॉटम अप का डायग्राम ड्रॉ करिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ये, ड्रॉ द स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स थ्रू या बाय बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेस। ठीक है, ये आप पूछ सकते हो बराबर। अच्छा, इसका शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा, अगर मान लेते हैं शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ सकता है कि एक्सप्लेन करिए बॉटम अप एंड टॉप डाउन वाली प्रोसेस को। तब क्या करोगे, तब सबसे पहला पॉइंट में तो भैया डायग्राम बना दोगे। पॉइंट नंबर 2 की मार्किंग मैं ब्लू कलर से करके बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, और इसमें लिखना इन द बॉटम अप्रोच molecular component arrange themselves into more complex assemblies atom by atom, molecule by molecule, cluster by cluster from the bottom। ठीक है, अच्छा खैर इसका एग्जाम्पल दे देना। पॉइंट नंबर 2 ये रहेगा, पॉइंट नंबर सी आपका ये रहेगा। बल्कि अच्छा, बल्कि में बाद में आते हैं। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर डी, इन द टॉप डाउन अप्रोच नैनो मटेरियल्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम बल्क मटेरियल बाय ब्रेकिंग द मटेरियल। ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है। जैसे अगर मान लेते हैं आपके पास कोई बहुत बड़ा पीस है, अगर आपको उसको छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ना है तो आप क्या करोगे मैडम, आप उसके टुकड़े कर देंगी, है ना, छोटे 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 जो मिक्सर ग्राइंडर में पीस देंगे। तो बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच यही होती है कि जो भी बड़ा पार्टिकल होता है उसको कूट कूट कर उसको छोटे 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 टुकड़ों में कर देना, इसको हम लोग कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो अगर बॉटम अप एंड टॉप डाउन एक्सप्लेन करने को आता है तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर दोनों एक्सप्लेन करने को आता है तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, बॉटम अप्रोच। बॉटम अप्रोच को मैं शॉर्ट फॉर्म में BA लिख रही हूँ, तुम लेकिन ऐसा नहीं लिखोगे, तुम पूरा लिखोगे, ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल। सिर्फ एग्जाम्पल पूछ रही है उसने भाई, सिर्फ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल अगर वो पूछता है या पूछती है जो भी एग्जामिनर है बॉटम अप्रोच का, तो आप ये लिखोगे बाय कोलाइडल डिस्पर्शन, सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल बाय कोलाइडल डिस्पर्शन। 1 मार्क का क्वेश्चन, आंसर तुम्हारी झोली में। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये पूछ सकता है व्हाट इज बॉटम अप्रोच, है ना, बॉटम अप्रोच आखिर है क्या। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये पूछ सकता है व्हाट इज टॉप अप्रोच, तो आपको पता होना चाहिए टॉप अप्रोच क्या है। तो अगर ये पूछता है कि व्हाट इज टॉप अप्रोच तो आंसर में लिखेंगे सिर्फ पॉइंट नंबर डी। अगर बॉटम अप्रोच में आएगा तो उसमें लिखेंगे सिर्फ आंसर नंबर बी, और एग्जाम्पल भी ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा। ये हो गई पहली एक अप्रोच। अब आते हैं इसकी दूसरी अप्रोच में, वेट केमिकल सिंथेसिस। अब देखो वेट केमिकल सिंथेसिस को इन्होंने एक और नाम दिया है सॉल और जेल प्रोसेस। ठीक है, सॉल क्या होता है, जेल क्या होता है, या आप 9वीं कक्षा में जब आप केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ते हो ना तब आपको पढ़ाया जाता है। अदरवाइज एक सरफेस केमिस्ट्री का एक चैप्टर होता है, वहाँ पे आप इसको यूजुअली देखते हो। ठीक है, खैर अभी हम लोग इसमें आते हैं। वैसे बताया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी आपकी बुक में कि सॉल का मतलब क्या होता है। तो सॉल आर डिस्पर्शन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन लिक्विड। अगर आपके पास कोई लिक्विड है ना, और अगर आप उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर रहे हो, ठीक है, अच्छा, तो आप वहाँ पे वो सॉलिड पार्टिकल्स को, तो उसको हम लोग बेसिकली सॉल कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज सॉल, ये आपको सॉल पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा एक और डेफिनेशन देखो बन जाएगी आप लोगों की, क्या, अ जेल इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क विथ पोर्स ऑफ इतना 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 इतना, ठीक है, ये बन जाएगा आपके एक और क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज जेल। सबसे गंदा पार्ट है ये नैनो केमिस्ट्री, इसमें लॉजिकल तो कुछ लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि बस रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं। मैंने भी नैनो केमिस्ट्री पढ़ी थी अपने ग्रेजुएशन में, पूरा हमारा एक सेमेस्टर इस पर समर्पित था, बहुत सारे टॉपिक्स थे,
बहुत ही गंदा लगता था, क्योंकि थेरी है इसमें, और थेरी भी ऐसी नहीं कि हिंदी में समझ के इंग्लिश में उसको खुद ट्रांस कर लो। खैर, और उसके बाद ये देखो, ये जो वर्ड है सॉल जेल प्रोसेस इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इसको अपने नोट्स नंबर 7 में इंक्लूड कर लोगे। ठीक है, कहाँ पे इंक्लूड करोगे? नोट्स नंबर 7 में। इसमें ये जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन वाला वर्ड है, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछी जाएगी, अच्छा कितना बाकी यार ये चैप्टर, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा मार्किंग बाकी है इसकी, मेरे को लगा छोटा ही होगा। खैर देख लेते हैं कितनी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा आपको, कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा था हमारा, वैसा भी 13। ठीक है, ऐसा आएगा, हाउ विल यू सिंथेसाइज, हाउ विल यू सिंथेसाइज, ठीक है, नैनो पार्टिकल को मैं शॉर्ट फॉर्म में एनपी लिख रही हूँ, फ्रॉम सॉल जेल मेथड। आप सॉल जेल मेथड से किस तरीके से सिंथेसाइज करोगे। ठीक है, अगर ये आता है बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ से शुरू करना है अपने आंसर को, बराबर। ठीक है, और यहाँ पे ख़त्म करना है। ऑब्वियस है, पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पहला पॉइंट, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, पॉइंट नंबर सी, और ये वाला पॉइंट ऑब्वियस है यहाँ से यहाँ तक डी। फिर ये डायग्राम पॉइंट नंबर ई, ये आपका डायग्राम आ गया। अच्छा, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन, पॉइंट नंबर एफ की हेडिंग डालना और यहाँ पे लिखना डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे, बराबर। ये हो गया। और उसके अलावा और कुछ लिखना है क्या? रुको, सोचने दो मुझको। हाँ, आपको समझानी पड़ेगी। देखो, टोटल 4 स्टेप्स होती है ना, आपको समझानी पड़ेगी। तो ऑब्वियस है कि ये पॉइंट भी आपको लिखना पड़ेगा, ये पॉइंट भी लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं एग्ज़ामिनर होती, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स तो बेसिकली थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, तो मैं यही मेथड देती। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सॉल जेल मेथड एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि देखो ये चैप्टर पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में इंक्लूड हुआ है, इससे पहले ये कभी इंक्लूड नहीं हुआ था। तो ऐसे केस में ये बता पाना इसमें कठिन है कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड्स वालों की नज़र से इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, क्योंकि उनके लिए भी ये फ्रेश ही चैप्टर है ना। तो मैं अगर एग्ज़ामिनर होती तो मैं डेफिनेटली सॉल जेल को 4 मार्क्स के लिए देती, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखने का है। ठीक है, अगर मैं एग्ज़ामिनर होती तो। खैर, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये ड्रॉ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट जेल प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। तो आपको बेसिकली ये डायग्राम बनाना है बस। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है बनाने को। ठीक है ना। अच्छा, और उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन नंबर 16 क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ एजिंग ऑफ जेल, ये इस तरीके का क्वेश्चन, बराबर। व्हाट इज़ एजिंग ऑफ द जेल, एजिंग ऑफ द जेल का आखिर मीनिंग क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जब भी कोई भी जेल सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, ठीक है, आप लोगों का क्या, एजिंग ऑफ द जेल। तो ये हो गया एक और क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, एनालिसिस और कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल। मतलब जो नैनो पार्टिकल हम लोगों को बनकर मिला, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ करते हो, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपको उन्होंने इस टेबल में बताया है कि किस टेक्निक का किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस पर्टिकुलर टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन, MCQ, किसी भी तरीके की चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं XRD। ठीक है, ये टेक्निक का नाम है, और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इसको हम कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर। ये किस काम आता है? नैनो पार्टिकल का साइज़ कितना है ये पता लगाने के लिए, उसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, ये पता लगाने के काम में। आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा था ना, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं। वैसे ही FTIR, इसका तो बल्कि फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, ये अपने नोट्स नंबर 8 में लिख लो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। राइट द फुल फॉर्म ऑफ FTIR। TEM है ना, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नोट्स नंबर 9 में लिख दो, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। राइट द फुल फॉर्म ऑफ TEM। फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नोट्स नंबर 10 में लिख दो, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SEM।
है ना। इसको नोट्स नंबर कहाँ पे 11 में लिख दो, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XRD, एक्सरे डिफ्रैक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके के तो बहुत सारे देखो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चार्ट से 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का कैसा भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। कल को मैंने तुमसे पूछ लिया कि बताइए कि TEM किस काम में आता है, तो आपको बताना पड़ेगा पार्टिकल के साइज को बताने में। FTIR किस काम में आता है मैडम, नैनो पार्टिकल के एब्जॉर्प्शन के बारे में पता लगाने के लिए या फिर उसके बाइंडिंग नेचर को पता लगाने के लिए। सो दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होगा कि व्हाट आर द टेक्निक्स, ठीक है, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस, ठीक है, यूज्ड फॉर एनालिसिस के लिए, ठीक है, और कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल। तो आपको बेसिकली ये पूरा का पूरा चार्ट बनाकर देना है, ठीक है। 1 मिनट। हेलो, कौन? हाँ 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 हिमांशु बोलो। मैं एक बार हिमांशु अंकित से कंफर्म कर लेती हूँ। बेसिकली तुमको उन्हीं से मिलना है, ठीक है। उनकी करंटली क्लास चल रही है, उनकी क्लास कितने बजे तक फ्री होती है मैं एक बार उनसे पूछ कर तुम्हें कॉल बैक करती हूँ 15 मिनट में, ठीक है। अगर 15 मिनट में मेरा कॉल नहीं आया तो तुम मुझे कर लेना, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये जो पूरा का पूरा एंटायर चार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क, 4 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क सबके लिए। और उसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखना कि इससे 1 मार्क के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, है ना। 1 मार्क के और भर भर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खैर, इस फोटोग्राफ को तुम्हारे सिलेबस से कोविड से डिलीट कर दिया है। मान लेते हैं अगर ये कोविड से डिलीट नहीं भी होती, तुम्हें लगता है ज़िंदगी में कभी ये पर्टिकुलर फोटोग्राफ तुम्हें ड्रॉ करने को आती? नहीं। फिर क्यों, मतलब कुछ मतलब ही नहीं रहा, बल्कि इस चैप्टर से तो कुछ डिलीट ही नहीं हुआ यार, कहने का मतलब तो फिर यही हो गया, है ना। खैर, दूसरी चीज़, फिर मैडम इस फ़ोटो को अगर हम कोविड में नहीं होते तो किस तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता था। हो सकता था आपको ये इमेज पेपर में बनकर आ जाए और आपको आइडेंटिफाई करना होता कि अच्छा इस इमेज को देखकर कि ये एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर है। तो जो लोग कोविड के नहीं हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, आई थिंक ये बाकी की इमेजेस भी कैंसिल हो गई, ये सारी ही इमेजेस कैंसिल हो गई। रुको, मुझको चेक कर लेने दो कि क्या कैंसिल हुआ है और क्या कहना है, ठीक है। 1 मिनट।
मैंने डिलीटेड सिलेबस ग्रुप में आई थिंक शेयर किया है, तुम्हारे ग्रुप में भी किया है। हाँ, तो देखो इसमें क्या क्या चेंज, मतलब फोटोग्राफ्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स 16.74 उन्होंने काट दिया है। तो देखो फोटोग्राफ्स में जितनी भी फोटोग्राफ्स आती हैं ना, ये सारी फोटोग्राफ्स बेसिकली कैंसिल आउट है। तो ठीक है, ये आपको टाइम पास। अच्छा, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ये कैंसिल नहीं किया गया है। अब उसके अलावा इसको छोड़ दो, बकवास है। हिस्ट्री में तुम लोग क्या करोगे? हाँ, हिस्ट्री में हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग कौन सी सदियों से कैसे कैसे नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसमें लिखना पड़ेगा कि ब्यूटीफुल रूबी रेड कलर, ठीक है, इज़ यूज्ड इन ग्लास पेंटिंग्स इज़ ड्यू टू गोल्ड एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, जो कि हम ग्लास में मिक्स कर देते हैं। तो एंशियंट में किस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी को लोग यूज़ करते थे, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। मैं क्वेश्चन फ्रेम कर देती हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा, बट ये आपको पता होना चाहिए। या फिर जो डेकोरेटिव ग्लेज होते हैं, मेटालिक फिल्म होती है, ठीक है, जो क्या कहते हैं उसको, पॉटरी वगैरह में यूज़ करते हैं, वो आप नैनो पार्टिकल्स की वजह से होते हो। तो यहाँ पे लिख देना द डेकोरेटिव ग्लेज और मेटालिक फिल्म नोन एज लस्चर। ये पूरा का पूरा पॉइंट, ये तो खैर पूरा ही पॉइंट है, इससे मैं क्या मार्किंग बताऊँ, है ना। और फ्यूम्ड सिलिका, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इज़ यूज्ड इन कोटिंग्स लिख देना, सीलेंट्स एंड एडहेसिव्स, बस इतना, है ना। कार्बन ब्लैक इज़ यूज्ड इन टायर्स ऑफ कार, बस इतना लिख देना। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट आर कार्बन नैनो ट्यूब्स। यहाँ से एक अलग से क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट आर कार्बन नैनो ट्यूब्स, ठीक है, क्या है आपके पास कार्बन नैनो ट्यूब्स। डन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना आपका, कौन सा चल रहा था हमारी मार्किंग का, 15 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, 18 वाला तो यही हो गया, व्हाट आर कार्बन नैनो ट्यूब्स। अब 19 क्वेश्चन नंबर इसको बना लेना, ठीक है, इसको बना लेना, यूजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एंशियंट हिस्ट्री, इस तरीके से, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बना लेना। अच्छा, और उसके अलावा ये जो पॉइंट नंबर ए है ना, इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हाउ रूबी रेड कलर इज़ ऑब्टेन्ड, ठीक है, या हाउ रूबी रेड कलर कलर, नहीं रहने दो, इससे मत बनाओ क्वेश्चन, फालतू का टाइम पास है वो। अच्छा, उसके अलावा नीचे डू यू नो इंटरनेट माय फ्रेंड इस टाइम पास, क्लासिफिकेशन का तो खैर हम लोग ऑलरेडी ऊपर बातचीत कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में क्लासिफिकेशन बनाया था ना, 0D 1D 2D, ये देखो याद है 0D 1D 2D। तो वो जो क्लासिफिकेशन का जो आंसर लिखोगे ना, उस आंसर में ये डायग्राम बना लेना, उस क्वेश्चन नंबर 5 की क्लासिफिकेशन की मार्किंग में ये डायग्राम बना लेना। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं नैनो मटेरियल्स के, ये तो खैर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, है ना। तो इसके एप्लीकेशंस को मैं एक बार, अच्छा इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो, नोट्स नंबर 12 में, ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, राइट। अच्छा, उसके अलावा और क्या और क्या और क्या और क्या मैं देख लेती हूँ और क्या इसके हैं। देखो, लोटस प्लांट का साइंटिफिक नेम, वैसे तो ये पूछना नहीं चाहिए क्योंकि बायोलॉजी में आ जाएगा, बट कोई भरोसा नहीं है, टेक्स्ट बुक में है, मतलब भैया कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो नोट्स नंबर 13 में इसको इंक्लूड कर लेना। ये एप्लीकेशन में टारगेट से मार्क करवाती हूँ, ठीक है। एडवांटेजेस तो देखो इसके दिए हुए हैं 3 या 4, इसमें क्या मार्किंग कराऊँ, इसको वैसे का वैसे ही रट लो। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 एडवांटेज आपके 20 में आ गया। डिसएडवांटेज की अगर बात की जाती है तो डिसएडवांटेज में रुको, इट हैज़ इंक्रीज द पोल्यूशन, ये पहला पॉइंट डाल देना, क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो हमारी बॉडी के तक अंदर घुस जाएंगे यार। इट इज़ नोन एज नैनो पोल्यूशन, ये पॉइंट नंबर 1। नैनो पार्टिकल कैन कॉज लंग डैमेज, जैसा कि मैंने बताया वो हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं।
है ना, और कैन बी डिपॉजिटेड, ठीक है, इतना इतना पॉइंट नंबर 2, है ना, और बस ख़त्म। ये आपके डिसएडवांटेजेस पॉइंट नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। और उसके अलावा ये तो एक जी के फैक्ट है, तुम रीड करना चाहते हो तुम रीड कर लो। अब आते हैं हम नैनो केमिस्ट्री के एडवांटेजेस के ऊपर। तो नैनो केमिस्ट्री के एडवांटेजेस में कहाँ गए, ये सब फालतू का टाइम पास है, कलेक्ट दी एक्टिविटी, इसमें मत घुसना। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक का ही है। विच फ्लावर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग, देखो स्टार मार्क मतलब टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, तो इसको क्वेश्चन नंबर 22 मार्क कर लो। ये आपको लिखना ही है टेक्स्ट बुक में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23, जैसा टारगेट में लिखा है वैसे का वैसा उठा के डाल देना, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में देखो इसमें ये मैं तुम्हारे चॉइस पे छोड़ रही हूँ, ऑफ योर ओन चॉइस, ठीक है, आप इसको खुद लिख लेना। एक तो वो आप वाटर फिल्टर वाला तो आप एग्जाम्पल लिखोगे ही लिखोगे, है ना, तो वो तो एक एग्जाम्पल हो गया, या फिर गूगल भी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि टेक्स्ट बुक का ही यूज़ करो। अच्छा उसके अलावा एक और क्वेश्चन देखो, मैंने क्या कहा था कि आपके लिए फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये देखो फुल फॉर्म के ऊपर तो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बना के रखा है इन लोगों ने, बताओ, है ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 इसको बना लो, क्वेश्चन नंबर 25 इसको बना लो। अच्छा इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 26 ये बनेगा आपका। और मैंने रिदिमा वांट्स टू डिटेक्ट स्ट्रक्चर वगैरह, इसको क्वेश्चन नंबर 27 बना लो अपना, है ना। और फिर मैंने क्या बताया था आपसे, डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, कौन सी टेक्निक है, और आप उससे कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये तो मैंने ऑलरेडी मार्क करा चुकी हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सॉल्ट जेल मैडम आपने जो मार्क करवाया वो उतना अच्छा नहीं है, तो आप ये बेसिकली टेक्स्ट बुक की मार्किंग या टारगेट की मार्किंग को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा और उसके अलावा मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नैनो पार्टिकल के मार्क नहीं कराए थे। देखो उसका सुनो ज़रा, पॉइंट समझो कैसा है। जो सिलेबस डिलीट हुआ है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ डिलीट हुई है, थर्मल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जितना मुझको दिख रहा है। अच्छा उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल भी डिलीट हो गया है। ओ माय गॉड, एक मिनट रुकना, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक मिनट। 16.7 भी डिलीट हो गया है सिंथेसिस। अरे यार सिंथेसिस तो डिलीट हो गया है, चलो अच्छी बात है, बच गए तुम। तो जो कोविड वाले हैं उनको ये सिंथेसिस वाला बॉटम अप टॉप डाउन कुछ नहीं करना है, सॉल जेल कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने अभी जितनी भी मार्किंग कराई होगी इसको प्लीज़ इग्नोर कर देना, और फिर उसके आगे वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सिंथेसिस, लेकिन सिंथेसिस अब देखो बुक में क्या लिखा है, देखो ध्यान से सुनो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो डिलीट किया है सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल किया है, यानी कि 16.7 को, है ना। टेक्स्ट बुक में अगर मैं देखूंगी तो 16.7 सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग है। अब जब मैं अंकित को ये चीज़ बताती हूँ तो मेरे पे हंसते हैं, अरे सिंथेसिस का मतलब अगर 16.7 है तो 16.71 भी डिलीटेड होगा, 16.72 भी डिलीटेड होगा, 16.73 भी डिलीटेड होगा, और फिर कायदे से तो 16.74 भी डिलीटेड होगा। वैसे तो 16.74 है। तो इसमें ना मेरे को इस वाले टॉपिक पे डाउट है कि 16.73 डिलीटेड है कि नहीं, क्योंकि ये सिंथेसिस में नहीं आ रहा है, ये एनालिसिस में आ रहा है। तो इसीलिए इस चीज़ को, क्योंकि हम डाउट में हैं, तो आप इसको ऐसा मत करना कि इसको छोड़ दिए हो कि नहीं मैडम जब 16.71 डिलीटेड है, 16.72 डिलीटेड है तो 16.73 भी डिलीटेड होगा, ऐसा मत करना, ठीक है। अच्छा रही बात वो कैरेक्टराइजेशन वाली मार्किंग की, तो उसको तो मार्क कर लो। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं आपके सिलेबस में, ये अपना क्वेश्चन बना लेना, ये 3 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, बाकी का तो खैर कोविड की वजह से डिलीटेड है। तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर की मार्किंग होती है समाप्त। इन केस अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ दुख है, कोई तकलीफ़ है तो मुझको बताएं, ठीक है। फ़िलहाल इस चीज़ को यहाँ रखते हैं, और हमारी जो क्लास चल रही थी पुरानी, जिसको छोड़कर मैंने पहले इस चैप्टर की मार्किंग कराई है, हम लोग कल से फिर उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा है जिसको इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ नहीं समझा है तो वो भी पूछ सकता है। वैसे पूछने लायक स्टिल कुछ है नहीं, पूछ सकते हो।